हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं प्रियंका शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूं, जिसमें हम आज यूपीएससी आईएएस का प्रीवियस पेपर 2017 के 100 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये हमारे पास 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संसद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये सही नहीं लगता, तो ये गलत होगा। हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया, कौन सा सही है? तो ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो डी होगा, कि मतलब भारत की जो संसद है उसमें निम्न कथनों पर उन्होंने विचार करने के लिए बोला है कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है। तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाती है। जो निर्वाचित नहीं है उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो ये सही नहीं है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे लोकसभा में 12 नॉमिनेट पर्सन होते हैं, मतलब राष्ट्रपति ने उन्हें नाम निर्दिष्ट किया है, तो उनके द्वारा होता है, तो उनके द्वारा नहीं होता, निर्वाचित लोगों के द्वारा होता है। इसलिए एक प्रश्न गलत है। सेकंड को भी हम देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2017 का है, तो ये नहीं किया गया था। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा सही है। तो इसे पढ़ेंगे कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्ष त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये बात सही है। ये हमने कई बार हिस्ट्री को जैसे रिवाइज किया है, पढ़ा है, तो ये बात कई बार सामने आती है कि वो हेलमेट का प्रयोग करते थे, एक कवच का वो प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगी इस क्वेश्चन को। तो जैसे हमारा नंबर 1 ठीक है, और सी और इसमें टी भी करेक्ट हो जाएंगे। तो अभी हमें 2 और पढ़ने होंगे क्योंकि इसमें बन रहा है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, कतई नहीं। उन्हें सिर्फ स्वर्ण का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का। तो ये सिंधु घाटी लोगों को लोहे का ज्ञान था, तांबे का नहीं था। तो इस तरीके से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी और पी गलत हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये बात सही है, सिंधु घाटी के लोग घोड़े को नहीं जानते थे। यदि आपने एक मूवी देखी हो जिसका नाम मोहनजोदारो है, उसमें ये सीन दर्शाया गया है कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े को नहीं जानते थे। फिर है पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो ऑप्शंस देखेंगे इसके। निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाण, ये बात सही है। और जिस हमें फर्स्ट पहले में ही आंसर मिल गया, तो बाकी के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत कराना, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना, और राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाण है, ये तीनों में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्न में से किसका महत्व अधिक है? ये तो सब देखते ही लगा लेंगे, क्योंकि सबको पता है कि सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ही एक ऐसा है जो आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों को ये जो रिजर्व है मिलाता है। ये इसकी महत्व है, इसका महत्वपूर्ण पार्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। डेफिनेटली ए इज करेक्ट आंसर, विशेषाधिकारों का अभाव है। तो बाकी के तीनों इसमें गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जाति के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि मैं आपको पहले बता दूं कि फोना और फ्लोरा क्या होता है। तो ये पूरा ये जो ट्रैफिक है ना, ये तो पूरा कम्प्लीटली ट्रेड है, जैसे इसमें लिखा भी है कि ट्रेड है एक तरीके का। फोना जो होता है आपका एक जो जीव जंतु से रिलेटेड होता है, और जो फ्लोरा होता है आपका वो जो वेजिटेशन से रिलेटेड होता है। एक जीव का है और एक वेजिटेशन का है, ठीक है। तो ट्रैफिक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, फोना मतलब जीव जंतु को यहाँ पर उन्हें बोला जाता है। तो ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनैप के अंतर्गत एक ब्यूरो है। डेफिनेटली रॉन्ग, ये यूनैप के अंदर एक ब्यूरो नहीं है। तो एक यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, 1 और सी इस तरीके से हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम देखेंगे बी और डी पर। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। डेफिनेटली इट्स ट्रू, ये सही है आपका, इस तरीके से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। ये मुझे देखते ही आंसर लग रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। आगे हम पढ़ लेते हैं कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये सही लग रहा है। इट्स ट्रू कि यही था कि 42वें संशोधन में जो था वो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता था। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्न कथनों में कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, या अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। सी इज करेक्ट आंसर, यही है। 9th क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है। 9th का ए, विश्व आर्थिक मंच ही ये काम करता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का जो है श्रेणीकरण यही प्रदान करता है विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 10, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। तो यहाँ पर ये मैं एलिमिनेट करते हुए बताऊँगी कि ए इस गलत है, क्योंकि एक दशक का जो टाइम पीरियड है वो शायद कम है। तो यहाँ पर एक दशक में ये पॉसिबल नहीं है। यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। तो इसे भी मैं एलिमिनेट करते हुए बताऊंगी कि ये एक पहल ही है। इसके लिए कोई टाइमिंग अभी निर्धारित नहीं की गई है। यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में, यहाँ पर फिर बात एक दशक की आती है। तो हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है, तो ये भी नहीं है। तो 10 का जो आंसर होगा आपका बी। इस तरीके से आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव वे में जाने के 100% चांसेस बन जाते हैं मार्क्स गेन करने के लिए। 11 क्वेश्चन देखेंगे कि मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? हमें सही पर इसे टिक करना है। तो यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। ओके, ये सही है। यह एक 12 सदस्य निकाय है। 12 सदस्य निकाय नहीं है, तो इसे मैं एलिमिनेट करते हुए 2 को माइनस कर दूंगी। जहाँ कहीं 2 है वो हट जाएगा। ए सही है, तो सीधी सी बात है ए ही बचा, तो हमारा ए आंसर करेक्ट। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम इससे बचाता है। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है जहाँ पे लगा हुआ है कि मणिपुरी संकीर्तन, तो डेफिनेटली ये गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। तो ए हमारा सही है। इस तरह से मेरा सी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है।
फिर यह करताल सिंबल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जहाँ पर एकमात्र इस तरीके का कोई आ जाता है ना, इस तरीके से चीज़ें केवल एकमात्र, तो वहाँ चांसेस बन जाते हैं कि वो गलत ही होगा। तो जैसे मेरा सी एलिमिनेट हुआ, इस तरह से मेरा ए भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन है बी और डी। डी देख लेते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया बी। बी इज़ माई राइट आंसर। 13 का देखेंगे कि निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे या था। तो आपको ये एलिमिनेट करके बनाना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, अलेक्जेंडर रीड थे या थॉमस मुनरो थे। चलिए बताइए, आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करते हुए बताती हूँ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, तो ए जहाँ वहाँ नंबर 1 जहाँ है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और देखिए सी ही एक ऐसा है जिसमें 1 नहीं है, तो सी इज़ राइट आंसर। 1 को एलिमिनेट कीजिए तो हमारा राइट आंसर आ गया। 14 का देखेंगे कि प्रदूषण की समस्याओं को समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचारण बायोरेमेडिएशन तकनीक के कौन सा लाभ है। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। और कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। ए मुझे करेक्ट, ए जो है करेक्ट लगता है, सही है। तो ए जहाँ बन जाएगा नंबर 1 वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बी को एलिमिनेट करते हुए कट कर दिया है। तो इस तरह से मेरे सामने आ गए 3 ऑप्शन। अभी मैं और पढ़ लेती हूँ कि दूसरा भी हो सकता है, तो दूसरा नहीं है। इसमें मैंने अभी पढ़ा कि कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है कि गारंटी कौन ले सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ कहीं 2 है वहाँ उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगी। और तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैव उपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। ये बात सही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके से एलिमिनेट करके मेरा आंसर निकला सी। सी इज करेक्ट आंसर 1 और 3। 15 देखेंगे कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट किसका उपबंध करता है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी नहीं। औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति नहीं है। व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, तो ये भी नहीं है। अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, ये ही है। डी इज राइट आंसर। स्थानीय स्वशासन 16 क्वेश्चन देखेंगे। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। अब देखेंगे कि संघवाद का कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, इसे ईज़िली लगा सकते हैं क्योंकि हमने इतनी पॉलिटी पढ़ी है कि देखते ही हमें और ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बी इज़ करेक्ट आंसर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 17 देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निबंधन करते हैं। इट्स रॉन्ग आंसर। कार्यपालिका के कृत्यों पर निबंधन करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो डी इज़ करेक्ट आंसर, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पद किसे निर्दिष्ट करता है। आसियान, ब्रिक्स, EU या G20। एलिमिनेट कर लिया, तो इसका राइट आंसर है EU। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है। और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। ये अनूठी घटना कहाँ देखी गई है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी, चांदीपुर। क्वेश्चन नंबर 20, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 PBPT अधिनियम के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। तो ये जो है सही कहा गया है कि इस तरीका का कोई वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा।
सही है, हमें सही बताना है, तो ये गलत हो जाएगा। 20 का देखते हैं 2, बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होगी। या इट्स करेक्ट आंसर बी। अच्छा 2 के हमारे पास अभी एक और चांस है 3 का। तो यह अधिनियम जांच के लिए 3 पदाधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता, ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पर। तो 3 इज गलत, 2 इज राइट। 21 क्वेश्चन देखेंगे कि कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सोचने वाली बात है। 21 का देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये सही कह रहा है कि परागण पर प्रभाव पड़ सकता है। और तो हमारा एलिमिनेट हो गया ना। अभी हमें दोनों पढ़ने होंगे कि कुछ कृषि पौधों में कवक के संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। नहीं, प्रचंड रूप से नहीं बढ़ सकता, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ 2 हमारा एलिमिनेट हो गया। और इसके कारण बरों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। बिल्कुल, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजाति की समष्टि में गिरावट हो सकती है, ये बात सही है। यानी कि 1 और 3 हमारा राइट आंसर है। 22 का क्वेश्चन देखेंगे, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। तो ये ही यहाँ पर मैंने एलिमिनेट कर दिया, इट्स रॉन्ग। मैंने आपको पहले बताया था इस तरीके का जो केवल या मतलब उसी चीज़ पर फोकस किया जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो ए एलिमिनेट करते हुए मैंने डी और अपना ए माइनस कर दिया है। बी और सी हमारे पास अभी भी ऑप्शन में बने हुए हैं, तो इसे देखेंगे कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तो ये सही है। आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये भी सही है। तो बी इज करेक्ट आंसर, 22 का बी। 23, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, छोटे बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना, या बाजरा, मोटा अनाज या तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना। तो ये यहाँ पर पहला वाला जो है आपका वो सही है, और दूसरा वाला सही है। मुर्गी के अंडों को उत्पादन को बढ़ाना, ये बात सही नहीं है, और माजरा इस तरीके का चीज़ ये भी नहीं सही नहीं है। ए इज़ राइट आंसर, इसका सही आंसर ए और 2 है। 24 को देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो इसमें कौन सा सही है, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके इस आंसर का जवाब दीजिए। डेफिनेटली इसको गौर से पढ़ो कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, गलत, रॉन्ग। तो बचा 2। इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो बी इज राइट आंसर। वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी डालिए। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्न में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है। परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संयंत्र, निशेष तेल व गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। अब बताइए इसे एलिमिनेट करके कि इसमें क्या रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्न में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है। तो परित्यक्त गैर लाभकारी
कोयला संसद ये भी सही है, निशेष तेल गैस भंडार ये भी सही है, और भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। तो इस तरीके से आपका आंसर डी इट्स करेक्ट। 26 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्ति निश्चित करना, राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, या भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच समझ सुधारना। तो बटलर कमेटी जो हमारी बनी थी वो भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारने के लिए बनी थी। कभी कभी समाचार 27 का देखेंगे कि कभी कभी समाचार में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से, हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से, हमारे देश के खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से, विदेशी शिक्षा संस्थाओं को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से। 27 को एलिमिनेट करके लगाएंगे। डेफिनेटली हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। 28 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक अंग है। निम्न में से कौन सा सही है? 28 या परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं, ये बात गलत है। और विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है, ये भी गलत है। तो डी इट्स राइट आंसर। 29 को एलिमिनेट करके आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में शामिल हो सकता है? केवल निवासी भारतीय नागरिक, केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति, या सी राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के बाद सेवा में आए, सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए। एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट, सी इज राइट आंसर। राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। कौन सा इसमें से सही है? बी इज करेक्ट आंसर। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो बी इज राइट आंसर। 31 का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि उष्णकटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। तो एलिमिनेट करते हुए इस क्वेश्चन को लगाएंगे कि ये दोनों बात ही सही हैं। ये दोनों ही सही हैं। 32 निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। मानक चिन्ह अनिवार्य है, बात सही है ये कि अनिवार्य है। तो यहाँ पर मेरे अभी क्वेश्चन जो है अभी पढ़ना बाकी है। एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है, तो ये नहीं है। ओनली A1 इज करेक्ट आंसर। 33 को देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है? यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी व्यापार बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। लगा लिया? तो ये दोनों ही सही है। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है और यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो AC इज अ करेक्ट आंसर, 1 और 2 दोनों।
34 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। तो इसमें से कौन सा सही है? ये दोनों ही सही हैं। ये विकास एजेंडा ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है और ये औद्योगिक नीति संवर्धन विकास भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। तो सी इज द राइट आंसर। 35 है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कर्तव्य प्रतिबंधों के अधीन होने के सिवाय कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? तो घड़ियाल का भी नहीं किया जा सकता, भारतीय जंगली गधे का भी नहीं किया जा सकता, जंगली भैंस का भी नहीं किया जा सकता। तो डी इज करेक्ट आंसर। 36 देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो ये सही नहीं है। ये वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो ये भी सही नहीं है। डी इज करेक्ट आंसर। निम्न युगों पर विचार कीजिए। 37 आपका राधाकांत देव जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। बताएंगे कि वो राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर है गुजलू लक्ष्मी तो यहाँ पे मेरा एक एलिमिनेट कर दिया मैंने। तो आगे पढ़ने हैं। गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। तो ये नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो हमें पता है कि 3 है, तो यहाँ पर तीनों है, तो हमें पे अपना 2 ये कट कर देंगे और इस तरह से हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। 20 करेक्ट आंसर। 38 का है कि निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। आर्थिक स्वतंत्रता इज करेक्ट आंसर। 39 का भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। QCI का गठन भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर और प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये दोनों सही हैं। तो सी इस तरीके से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 देखेंगे कि भारत में लघु वित्त बैंकों SFB को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति कराना। तो ये आपका ठीक हो जाएगा नंबर 1। और फिर लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति कराना। तो ये भी ठीक हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरह से ए इज राइट आंसर। थर्ड भी देखते हैं, हमारा थर्ड है ना भी। तो युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डी आंसर इज करेक्ट। गांव में लोगों को व्यापार स्थापित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम लेके आए हैं। 41 देखेंगे, आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हुए देंगे इसका आंसर। प्रथम APMCHUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ और जिसका विषय उभरते शहरी रूप नीति प्रतिक्रिया और शासन संरचना था। तो ये सन इसका नहीं है और भारत सन नहीं है और ये उभरते शहरी रूप में ये सही है। तो सन यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट है। भारत सभी वार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB, APC और आसियान की सहभागिता से करता है। तो सन यहाँ पर नहीं है। तो भारत सभी वार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB, APC और आसियान की सहभागिता से करता है। तो डी इज राइट आंसर। ये भी गलत है। 42 देखेंगे, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को कार्यपालिक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को
यह समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो 42 का इट्स राइट आंसर इट्स ए। साधारण पुरुषों महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को लोकतंत्र उत्कृष्ट गुण यह है कि क्रियाशील बनाता है। 43 देखेंगे कि एकीकृत भुगतान अंतर्पृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्न में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। तो क्वेश्चन नंबर 43, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे, ये बात सही है। 44 देखेंगे, कभी कभी समाचार में इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। तो ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध करने में। तो ए इज राइट आंसर। 45, भारत में कृषि के संदर्भ में प्राय समाचार में आने वाले जीनोम अनुक्रमण जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तो विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णु के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जाता है, ये बात सही है। फिर यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है, ये भी सही है। इसका उपयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा डी आंसर राइट। 46 देखेंगे कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, ये भी नहीं है। और सी इज द राइट आंसर कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, ये बात सही है। भारत के संदर्भ में 47 देखेंगे, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित है, ये सही है। 47 का ए सही है। 48 देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका में। देखते ही ये आंसर लग जाते हैं। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपके मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा। अगर आपको कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो कितने शहर आपको मतलब कितने राज्य आपको यहाँ से गुजरना होगा। आप जानते हैं कोहिमा बिल्कुल हमारे ईस्ट में है, तो 49 शायद इसमें हमें 7 राज्य लगेंगे। डेफिनेटली हमें 7 राज्य से होकर गुजरना होगा। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। एलिमिनेट करके बताएंगे। स्थगन प्रस्ताव पे, प्रश्नकाल पे और अनुपूरक प्रश्न पे, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। 51 का है, निम्न में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। काकतीय राज्य डायनेस्टी में सबसे महत्वपूर्ण जो था समुद्र पतन वो कौन सा था। मोटुपल्ली सबसे महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था काकतीय डायनेस्टी में। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस के संदर्भ निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यह यूरोपीय संघ की एक पहल है, ये बात सही है। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। और इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और व्यवधारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद WBCSD द्वारा किया जाता है, ये सही नहीं है। तो जहाँ कहीं हमारा 3 है उसे एलिमिनेट करते हुए आंसर करेक्ट होगा ए। 53 देखेंगे, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे, ये सही नहीं है। और सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि द्विविषय फिनोमिना के अव्यवपूर्णता क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, तो इस तरीके से हमारा बी आंसर सही हो जाएगा।
53 का बी सही हो जाएगा। 54 देखेंगे, भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है? ये आपका लेबनान है, यहाँ पे लेबनान और सीरिया से देश की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। 55 का देखेंगे, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यह नीति आयोग का एक अंग है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में जो हमें है यहाँ पर सही बताना है, तो यह नीति आयोग का एक अंग नहीं है और वर्तमान में इसकी कॉर्पस मतलब 4 करोड़ बताई गई है, तो ये भी नहीं है। इस तरीके से हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। 56 का बी देखेंगे कि सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए आसियान की उपक्रमण है जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए साख क्रेडिट के वित्तपोषित है। गैर सरकारी क्षेत्रों को संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है जो जटिल अवसंरचना, सरकारी गैर सरकारी भागीदारी और PPP की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। ये आपका आंसर सही है। 57 है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति, तो ये यहाँ पर गलत हो गया कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये भी एलिमिनेट हो गया। और भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है, ये सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 58 का है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है और पश्चिमी घाट केवल राज्य, मतलब पहले आपका ये ध्यान जाना चाहिए कि इसमें हमें सही को करेक्ट करना है। तो भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये नहीं है। बहुत राज्य कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे पास, जैसे हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है और पंजाब में भी हिमालय है, पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, जम्मू कश्मीर है, तो और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है और नॉर्थ ईस्ट में है। तो 5 राज्यों में नहीं है, उससे 1 या 2 कम हो सकता है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा जहाँ कोई A1 है तो उसे हम हटा देंगे, तो हमारे पास बचता है 2 और 3। तो पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, पश्चिम घाट 5 राज्यों में फैले हुए हैं, तो ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये बात सही है। बी इज़ करेक्ट आंसर, ये जो है आपका आंसर सही है। 59 देखेंगे, जैव ऑक्सीजन BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। 60 है, बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UN हैबिटेट की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों, तो ये सही है। इसके साझेदार सिर्फ सरकारी या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही है, नहीं, ये सही नहीं है। 2 को हम यहाँ एलिमिनेट करते हुए जहाँ कहीं 2 है उसे हटा देंगे। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुँच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है, ये बात सही है। तो बी इज़ करेक्ट आंसर। 61 देखेंगे कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन इसके हैं, NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का जो प्रमाण पत्र है केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है, तो ये सही नहीं है। और
QF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यवसाय और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। ये आपका सही है। तो मैंने एक एलिमिनेट करके बी इज करेक्ट आंसर। 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? प्रांतों को प्रत्येक विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन। नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपकरण है, तो ये नहीं है। नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है, तो ये भी नहीं है। तो डी इज आंसर राइट। 64 देखेंगे कि निम्न कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरक्षण पद्धति स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। यह सरकार द्वारा निरूपित विकास परक योजनाओं की पारिस्थितिकी कीमतों पर विचार करने की पद्धति है, तो ये नहीं है। तो यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाई की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। बिल्कुल, ये रिजर्व बैंक की स्कीम है। और ये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में जब हमारा हो गया तो इसे आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 64 का बी इज करेक्ट आंसर। 65 पढ़ेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु और स्वच्छ जलवायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। ये सही नहीं है। CCAC मीथेन और काला कार्बन एवं हाइड्रोक्लोरोकार्बन पर केंद्रित करता है, तो ये सही है। आपका बी इज करेक्ट आंसर। 66 का देखेंगे कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल IOD के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो IOD परिघटना फर्स्ट ऑप्शन है इसका। IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। तो यहाँ पर मैं नंबर 1 आंसर पर गलत हो जाएगा। और IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, तो ये बात सही है। एल नीनो जो हम पढ़ते हैं एयर के लिए, ये इम्पोर्टेंट है एल नीनो। और से रिलेटेड एक और है, तो वो मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो बी इज़ करेक्ट आंसर कि IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। 67 को देखेंगे। यदि आप घड़ियाल को घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्न में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? चंबल नदी। 68 हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद सिंपोजियम IONS के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो प्रारंभिक इनागुरल IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये सही नहीं है। वन इज नॉट राइट। तो IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों स्टेट्स की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो 2 इज करेक्ट। बी इज राइट आंसर। 69 देखेंगे कि बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। 17 निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा और समुदाय के बारे में ये है। तो चलिहा साहिब उत्सव सिंधियों का है जो आपके ग्वालियर में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो नंदा राज जात यात्रा गोंडों का है, तो ए है। तो तीसरा ही पढ़ेंगे डायरेक्ट। वारी वारकरी संथालों का है, तो वारकरी संथालों का नहीं है। तो ए इज राइट आंसर। 70 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 देखेंगे
71 में है, निम्न पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो भूमि की कम या शून्य जुताई, ये सही है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग तो नहीं होता। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये होगा आपका। तो सी इज राइट आंसर। 72 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, साइट हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना, या कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। मतलब कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, ये बात सही है आपका जो है। तो इस तरीके से मैं एलिमिनेट करूँगी कि बी इज राइट आंसर, लेकिन आगे के जो दो हैं वो सही नहीं है। 73 को देखेंगे, निम्न नियुक्तियों पर विचार कीजिए कि सामान्यतः उपयुक्त उपभुक्त पदार्थ उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। जो लिपस्टिक है वो एक सामान्यतः उपयुक्त पदार्थ है, लिपस्टिक है, शीतल पेय है, चाइनीज़ फास्ट फूड है। तो ये चीज़ें कैसे बनती हैं तो इसको बताना है हमें। तो ये लिपस्टिक शीशा से ही बनती है, ये रसायन है शीशा, तो ये सही है। और शीतल पेय जो है ब्रोमीनेट वनस्पति तेल से बनता है। चाइनीज़ फास्ट फूड जो है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट से बनता है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, ये तीनों ही सही है। 74 को देखेंगे, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड OLED का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? तो OLED ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, OLED प्रदर्श नमनीय प्लास्टिक अवसरों पर संवंचित किए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतस्थापित उपरिव्यलनीय प्रदर्श रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। तो ये तीनों ही सही हैं, सी इज राइट आंसर। 75 का है कि निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? इट्स रिपीटेड क्वेश्चन। अरसवल्ली। इंडिया में टोटल कुल मिलाकर के सूर्य मंदिर के सूर्यदेव के जो है 4 मंदिर हैं इंडिया में। तो इसमें से एक है अरसवल्ली जो कि साउथ में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचनों में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। तो ये नहीं है इम्पोर्टेंट कि 50% होना ज़रूरी है। कि भारत के संविधान में अधिकांश उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो ये भी नहीं है सही। तो इस राइट आंसर इज डी, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। 77 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है? तो इसमें जीडीपी में कृषि का अंश वृहद रूप से बढ़ गया है, तो ये नहीं है। जहाँ कहीं एक है वो उसे एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास 2 और 3 कॉमन बचे हैं, तो हम सीधा डायरेक्ट 4 को पढ़ लेंगे, यानी कि 2, 3 डेफिनेटली सही होंगे। तो भारत को 4 देखेंगे कि भारत का विदेशी विनिमय भंडार वृहद रूप से बढ़ गया है, ये बात सही है। 4th इज करेक्ट आंसर, ये तीनों सही है। 78 है, कायिका कोशिकीय न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? 78 जैव डिम्बनाशी का उत्पादन, जैव निम्नीकरण, प्लास्टिक के निर्माण या जंतुओं के जन्य क्लोनिंग। या शी इज राइट आंसर, जंतुओं का जन्य क्लोनिंग। 79 देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है।
और एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रूप में प्रारंभ किया है। तो ये बात सही है कि एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रूप में प्रारंभ किया है और जो है वो देश में वित्तीय समावेशन में संवर्धन में सहायता करता है। तो ये एनपीसीआई भी, ये वाला भी सही है। तो इस तरीके से आपका सी इज राइट आंसर। 80 देखेंगे, एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो बाघ अभयारण्य का रख रखाव के लिए ही देखा जाता है। NMSTRIPES जो है शब्द, वो कभी कभी समाचारों में बाघ अभयारण्यों का रख रखाव के लिए देखा जाता है। 81 का देखेंगे कि वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST जो है आपका सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है? तो ये है आपका कि भारत में बहु प्राधिकारियों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा, बिल्कुल, और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। तो ये सही है। दूसरा भी देख लेते हैं कि भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडारण को बढ़ाने हेतु उसमें सक्षम बनाएगा। मतलब चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने की योग्य बनाएगा। अभी तो जैसे GST लगा है तो उस तरीके का भी कोई चांसेस नहीं बनते, लेकिन ये अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर उसके बाद चांसेस शायद बनेंगे। तो अभी ये नहीं है राइट आंसर। राइट आंसर इट्स ए, 81 का एट्स राइट आंसर। 82 देखेंगे कि व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA कभी कभी समाचारों में भारत और निम्न में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? यस, यूरोपीय संघ इट्स राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत ने WTO के व्यापार सूत्र बनाने के करार TFA का अनुसमर्थन किया है। तो ये सही है, अनुसमर्थन किया है उन्होंने। TFA WTO के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। तो ये भी सही है। TFA जनवरी 2016 में प्रवर्त हुआ है, ये सही नहीं है। 2016 में वो प्रवर्त नहीं हुआ है। तो ए इज राइट आंसर। यहाँ कहीं 3 है, उसे एलिमिनेट कर देंगे। 84 हैगा, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? जैसे कि सबको पता है कि बंदरगाह जो है आपका चाबहार जो बंदरगाह है आपका वो ईरान में है। 84 का देखेंगे कि अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार अपार वृद्धि होगी। तो ऐसा नहीं है, अफ्रीका से तो नहीं है ऐसा। तो ए सही नहीं है इसका। और तेल उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, ये सही आंसर है इसका। ये उस दिनों खबर में भी खूब था। इसके लिए काफ़ी करंट अफेयर आया था। तो क्वेश्चन 85 देखेंगे, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्न में से किन के लिए विधिवत अधिदेशात्मक है? सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, कॉर्पोरेट निकाय, बॉडी कॉर्पोरेट। बिल्कुल सही, तीनों ही ये सही हैं कि सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर और कॉर्पोरेट निकाय, बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस प्रोवाइडर, तीनों ही सही हैं। 86 देखेंगे कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार के संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है? जी बिल्कुल ठीक, संवैधानिक अधिकार है। 87 देखेंगे कि विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीन एवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है? बिल्कुल राइट, गुरुत्वीय तरंगों का सुसंचन करना। 88 विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना। ठीक है, फिर ये तो मुझे नहीं लगता कि प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना, तो इस तरीके का उनका कोई विद्यांजलि योजना का कोई मोटिव नहीं है। तो ए को एलिमिनेट करते हुए सी हमारा कट हो जाएगा। और है निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। डेफिनेटली इट्स राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर। तो अभी हमारे पास 3 पढ़ने के भी चांसेस हैं।
प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक सूचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना, तो इस तरीके का ये कोई आंसर ये नहीं है। तो ए इज करेक्ट आंसर। 89 उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है? तो ऑप्शंस हैं आपके, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग को प्रोन्नत कर 100% साक्षरता प्राप्त करना, तो ये नहीं होगा। उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास को चुनौतियों का सामना किया जा सके, तो ये आपका सही है। भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की शक्ति बनाने के लिए नहीं, ये नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। 89 के बाद देखेंगे 90 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्य निकाय है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। संघ का गृह मंत्रालय, मतलब कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 5 सदस्य निकाय है। नो, 5 सदस्य निकाय नहीं है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो ये भी नहीं है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के, जब इसमें नहीं करेगा तो ओनली हमारा डी आंसर सही हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 91 है आपका, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 92 देखेंगे कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। तो विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार ही न्याय पुनरीक्षण का अर्थ है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग है। 93 देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो हमें इन्हें सीधे से क्रमवार से लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय 1931 में था, तो इसका जो टाइमिंग है 1931 है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हुआ था, ये जो है आपका 1942 है। और ये ना आपका 1931 है गोलमेज सम्मेलन। भारतीय सम्मेलन ये 1942 है। और रॉयल इंडियन नेवी में गदर जो था वो इस तरीके से आपका एलिमिनेट होकर हो गया है 3-2-1 सी, वो इसके बाद का है आफ्टर इंडिपेंडेंट। या 93 का सी इज करेक्ट आंसर। नंबर 1, 2 एंड 3। 94 को देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि पिछले दशक में भारत के जीडीपी के जो परसेंट है के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है, तो इस तरह से नहीं है। जब से पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत में बिल्कुल कर राजस्व में सतत वृद्धि नहीं हुई है, तो ये सही नहीं है। और पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है, तो इस तरीके से ना तो वृद्धि हुई है और न ही घाटा हुआ है कि लगातार गिरता ही जाए, तो दोनों ही सही है, ना तो 1 और ना ही 2, इसलिए डी आंसर करेक्ट। 95 है, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्न में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको पता होगा, तो कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर कि कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक जो आवास था उसमें निम्न में से इसमें मतलब कूना पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था, फिर वो किया भी गया। किसी राज्य में 96 देखेंगे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्न में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? हमें यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं है, जो मतलब परिणामों का आवश्यक होना नहीं है राष्ट्रीय शासन की उद्घोषणा के संदर्भ में हमें देखना है।
तो राज्य विधानसभा का विघटन, ठीक है, ये सही है आपका। और राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, ये नहीं है। तो तीसरा है आपका स्थानीय निकायों का विघटन। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया बी 1 एंड 3। राज्य विधानसभा का विघटन है और स्थानीय निकायों का विघटन है। 97 क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न में से कौन से परिकल्पित हैं। तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, बिल्कुल सही है आपका। और अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो ये तो आपका उसमें आ गया है मूल अधिकार में। तो संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कौन सा परिकल्पित है, तो एक आपका सही है इसमें। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये है। 1 एंड 4 इज करेक्ट। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आपका मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध है, और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है। जो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन है और यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है, वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार के आर्टिकल्स में नहीं आता। इस तरीके से आपका आंसर सी 1 एंड 4 राइट है। 98 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। सुमात्रा इज करेक्ट। 99 देखेंगे, निम्न कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। बिल्कुल करेक्ट, सी इज राइट आंसर। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। 100 देखेंगे कि कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। हमें विशेषता नहीं है बताना है। तो यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच की एक सहमति का परिणाम है, ये सही नहीं है। ये भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सही है। और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी सही है। संघ होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में सम्मान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये सही है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो यूपीएससी आईएएस प्रीवियस ईयर पेपर 2017, जिसमें हमने 100 प्रश्नों को शामिल किया था। और ये प्रश्न आपकी आगामी यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।